नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से आ रही बड़ी खबर। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव पर चर्चा है और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद इस बैठक का समापन होगा। तो बड़ी बैठक है, 10 बजे बैठक का आयोजन होगा और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर इस बैठक में चर्चा होगी। और दिल्ली में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक है। बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। इस बैठक में पीएम मोदी के संबोधन पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। देखिए रिपोर्ट। सत्ता के सेमीफाइनल की आहट सुनाई देने लगी है। अगले साल यूपी सहित 7 राज्यों के सिंहासन के संग्राम से हिंदुस्तान की सियासत की दशा और दिशा तय होने वाली है। सत्ता के बड़े संग्राम के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है। रविवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं। दिल्ली में रविवार सुबह से होने वाली बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में रविवार को होने जा रही है। कोरोना को देखते हुए इस बार दिल्ली में ही आयोजित की गई है। सामान्य तौर पर बीजेपी उन राज्यों में कार्यकारिणी की बैठक करती है जहां चुनाव होने हैं। आप तस्वीरों के जरिए तैयारी को देख सकते हैं। रविवार को बैठक होनी है, उसके पहले तमाम मजदूर यहाँ लगे हुए हैं। दिल्ली बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता लगे हैं ताकि रविवार को जब बैठक शुरू हो तो उसके पहले तैयारी मुकम्मल की जा सके। सियासी जानकारों के मुताबिक बैठक में अगले साल 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में चुनाव प्रचार अभियान के ब्लूप्रिंट पर मुहर लगेगी। माना जा रहा है कि हालिया उपचुनावों के नतीजों को देखकर चुनावी रणनीति बनेगी। हाल के उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। माना जा रहा है कि बैठक में पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में पार्टी के मसलों को लेकर भी नए सिरे से विचार होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। कार्यकर्ताओं और संगठन के नाते एक निश्चित समय पे राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होती है। उसी संदर्भ में ये बैठक प्रायोजित है। 2022 का सियासी मिशन बीजेपी के लिए बेहद अहम है। 2022 में कुल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव साल के आखिर में होंगे। पंजाब को छोड़कर इन सभी राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। बताया जाता है कि सुबह 10 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से बैठक की शुरुआत होगी और पीएम मोदी के संबोधन से इसका समापन होगा। इस संबोधन पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। नरेंद्र मोदी की सबसे ऊंची तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, जिस पर विश्व प्रिय नेता भी लिखा हुआ है। यहाँ एक फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद एक कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसके बाद यह पहली बैठक है। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में उन किन मुद्दों को वो उठाते हैं और किन मुद्दों के साथ बीजेपी आगे होने वाले चुनाव में जाती है। सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और हमारे साथ इसी खबर पर विकास चंद्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि बड़ी बैठक मानी जा रही है। कुछ मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9:15 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ में कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी की इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। जी, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी बैठक बीजेपी के लिए। बीजेपी की जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है तो उसमें बीजेपी के सारे दिग्गज नेता जरूर शामिल होते हैं। और बीजेपी के अगर संविधान पे निगाह डालें तो हर 3 महीने पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी चाहिए, लेकिन कोरोना की वजह से यह बैठक नहीं हुई और लोकसभा चुनाव के बाद जो बैठक हुई थी उसके बाद ये पहली बैठक है। तो काफी दिनों बाद बैठक हो रही है। अध्यक्षीय भाषण नड्डा करेंगे और बैठक की शुरुआत होगी। समापन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से होना है। मात्र 124 लोग शारीरिक तौर पर इसमें शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और खासतौर पर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो बीजेपी की प्रतिष्ठा यहाँ दांव पर है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में पहुंच जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, वहां के संगठन मंत्री वर्चुअली इस बैठक से जोड़ेंगे। कुल मिलाकर कहें तो ये बैठक 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अहम है, क्योंकि इसी में रणनीति तैयार की जाएगी, नीतियों को तय किया जाएगा और अभियान के रोड मैप पर मुहर लगाई जाएगी। और 36 जगहों से देश के सभी कोने कोने से जितने बीजेपी के पदाधिकारी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो वर्चुअली जुड़ेंगे। हाइब्रिड तरीके से इस बार इस बैठक का आयोजन किया गया है, लेकिन मंथन सिर्फ चुनावी राज्यों की रणनीति पर होना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार की कार्यकारिणी में सिर्फ एक ही प्रस्ताव आ रहा है, वो है राजनीतिक प्रस्ताव, और उसी राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए बीजेपी अपनी आगे की रणनीति और राजनीति को तय करेगी। जी विकास, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इसीलिए यह बैठक अहम मानी जा रही है। तो ऐसे में उन राज्यों में किसके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी होगी, इसको लेकर भी क्या मंथन होगा, किस किस को क्या प्रभार दिया जाएगा? जी निश्चित तौर पर इस बात पर विस्तार से विचार किया जाएगा और कल से ही पार्टी इसमें जुटी हुई है कि अब तक जो पार्टी ने अभियान चलाए हैं, जो संगठन के तौर पर व्यवस्था की है, जिन कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जिन कामों का दायित्व नेताओं को सौंपा गया है, उसमें कितनी सफलता मिली है, किस कदर वो आगे बढ़े हैं और कितना काम अभी बाकी है और क्या किया जाए ताकि जीत सुनिश्चित हो सके। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि क्या वहाँ की रणनीति हो जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसा मैंने पहले भी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर विशेष जोर है बीजेपी का, तो आज ये देखने वाली बात होगी कि वहां के लिए क्या नई व्यवस्था, क्या योजना, क्या अभियान, क्या संगठनिक तौर पर नई बात सामने आती है, क्योंकि अब काफी पहले से बीजेपी चुनावी मोड में चल रही है और अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार चुकी है। अब यहाँ जो भी तय होगा और प्रधानमंत्री का जो गुरु मंत्र मिलेगा, क्योंकि समापन उन्हीं के भाषण होना है, तो बताया जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री यहीं पर गुरु मंत्र देंगे कि नेताओं और कार्यकर्ताओं को करना क्या है। ठीक है विकास, आप नजर बना रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर थे। सीएम धामी ने भूतवाला के जैन मंदिर में जैन गुरु जौनाचार्य विश्व रत्न सागर सूरी का आशीर्वाद लिया और इसके बाद कनखल में जगत गुरु आश्रम पहुंचकर राजेश्वर आश्रम से मुलाकात कर उनका भी आशीर्वाद लिया। और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की नीति हमेशा से तुष्टीकरण की रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व भर में भारत का मान बढ़ा है। केदारनाथ में करीब 400 करोड़ रुपए के काम हुए हैं और लगातार काम चल रहा है। इस दौरान उन्होंने हरीश रावत पर भी पलटवार किया। केदारनाथ जी में जो काम हुए हैं, लगभग 400 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का जो कल लोकार्पण और शिलान्यास दोनों हुआ है और अभी 2 चरण का काम प्रारंभ हुआ है। 1 चरण का पूरा हुआ है, दूसरे चरण का प्रारंभ हुआ है, तीसरे चरण का काम पूरा होना है। मार्च अप्रैल से तीसरे चरण का काम भी पूरा होगा। सैकड़ों वर्षों में जो कभी किसी ने सोचा नहीं था वो पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। इससे आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें खुद ही समझना चाहिए। जनता सब कुछ समझ। कांग्रेस पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण करती रही है और पीएम मोदी के नेतृत्व में जो पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो काम हुए हैं वो भूतो न भविष्य थी और उत्तराखंड के अंदर भी जो काम हुए हैं वो कभी न हो सकते थे न होंगे। और पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोग घायल बताया जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का यह मामला है। तो सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घाट पिथौरागढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और घाट पिथौरागढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। और उत्तराखंड के 4 धामों में से 3 धामों के कपाट बंद हो चुके हैं। आज भैया दूज के दिन केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो गए। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कपाट बंद होने की। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा केदार का मंदिर विधि विधान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बंद कर दिया गया। कपाट बंद होने से पहले बाबा केदारनाथ की विशेष पूजा की गई और इस दौरान भक्तों का जमघट भी लगा। वहीं इसके बाद बाबा केदार की उत्सव डोली निकाली गई और इस दौरान पूरा केदारनाथ धाम बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज से गूंज उठा। वहीं गौरी कुंड में गौरी माई के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। इस बीच
भैया दूज के दिन यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं और मां यमुना अपने भाई शनि देव के साथ खरसाली गांव के लिए रवाना हो गई हैं। इसके साथ ही मां गंगा की डोली मुखी मठ पहुंची, जहां लोगों ने मायके पहुंचकर अपनी लाडली गंगा का भव्य स्वागत किया। और केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। कपाट बंद होने के बाद पंचमुखी विग्रह मूर्ति शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में 6 महीने तक विराजमान होगी। देखिए रिपोर्ट। केदार धाम में हर हर महादेव की गूंज। बोलो बद्रीनाथ की जय, बोलो यमुनोत्री की जय, बोलो गंगोत्री की जय, बोलो नमः पार्वती पतये। शीतकाल के लिए बंद हुए बाबा के कपाट। बाबा की जयकार और हर हर महादेव की गूंज के साथ केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। चारों धामों में मशहूर 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट भैया दूज के मौके पर समाधि पूजा प्रक्रिया के बाद विधि विधान से बंद कर दिए गए। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार। आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए हैं और सारे विधि विधान से, तमाम विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की गई और भगवान को कहीं कुंटलों विभूति से भगवान का श्रृंगार किया गया। ब्रह्म मुहूर्त से कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सुबह 6 बजे पुजारी बागेश लिंग ने केदारनाथ धाम के दिक्पाल भगवान भैरवनाथ का आह्वान कर धर्माचार्यों की मौजूदगी में स्वयंभू शिवलिंग को विभूति और शुष्क फूलों से ढककर समाधि रूप में विराजमान किया। उसके बाद ठीक सुबह 8 बजे मुख्य द्वार के कपाट बंद कर दिए गए। इस मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। आज भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली आज जो है रामपुर जाएगी और कल भगवान की डोली जो है गुप्तकाशी जाएगी और परसों ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान की डोली विराजमान होगी और वहीं आगे की पूजा पद्धति, भगवान की आगे की पूजा वहीं ओंकारेश्वर मंदिर में होगी। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े केदारनाथ धाम से पंचमुखी डोली ने सेना के बैंडबाजों की भक्तिमय धुनों के बीच मंदिर की परिक्रमा की और इसके बाद कई पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए प्रस्थान किया। 7 नवंबर को डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी प्रवास के लिए पहुंचेगी। 8 नवंबर को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान हो जाएगी। इसी के साथ भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा शुरू हो जाएगी। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब आपको ऊखी मठ का महत्व बताते हैं। रुद्रप्रयाग से 41 किलोमीटर की दूरी पर ऊखी मठ सदियों से केदारनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं। बंद भगवान केदारनाथ की मूर्ति को डोली में लाया जाता है और सर्दियों में भगवान केदार ऊखी मठ में होते हैं विराजमान और ऊखी मठ में भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। शीतकालीन पूजा अर्चना होती है और केदारनाथ के कपाट खुलने तक ऊखी मठ में विराजते हैं बाबा केदारनाथ और लगभग 6 महीने तक ऊखी मठ में विराजते हैं बाबा केदार और इस दौरान ऊखी मठ का महत्व केदारनाथ के बराबर हो जाता है और बड़ी संख्या में भक्त यहां पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऊखी मठ में देवी पार्वती, अनिरुद्ध और मधाता की भी पूजा होती है। ऊखी मठ में देव दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं है। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। और केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव गौरीकुंड के मां गौरा माई के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब 6 महीने के लिए मां की पूजा अर्चना गौरी गांव के चंडिका मंदिर में होगी। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गौरा देवी के दर्शन किए। गौरीकुंड मंदिर में मां को विशेष भोग लगाया गया। वहीं व्यापार संघ ने इस मौके पर भंडारे का आयोजन किया। आज मां पार्वती और बाबा केदारनाथ की
और केदारनाथ के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं। जयकारों के बीच मां यमुना की डोली खरसाली के लिए रवाना हो गई। वहीं मां गंगा की डोली मुखी मठ पहुंचने पर लोगों ने भव्य तरीके से उनका स्वागत किया। शीतकाल के लिए 4 धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला शुक्रवार से ही शुरू हो गया। गोवर्धन पूजा के दिन गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद शनिवार को भैया दूज के दिन यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शुभ मुहूर्त में यमुनोत्री धाम के कपाट को बंद कर दिया गया और फिर मां यमुना अपने भाई शनि महाराज के साथ शीतकाल प्रवास खरसाली के लिए रवाना हो गईं। इस मौके पर पूरा यमुनोत्री धाम वैदिक मंत्रों और जयकारों से गूंज उठा। आज मां यमुना के कपाट विधि विधान से श्रद्धालुओं के लिए बढ़ा दिए गए हैं 6 माह के लिए, और इसके बाद अब जो दर्शन होंगे वो खुशी मठ खरसाली में 6 महीने तक आप लोग अक्षय तृतीया तक वहां पे दर्शन कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मां गंगा की डोली अपने मायके मुखीमठ पहुंची, जहां लोगों की खुशी देखते बन रही थी। अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रहे मुखवा गांव के लोग डोली पहुंचते ही झूम उठे। भव्य तरीके से मां गंगा का स्वागत किया गया। नृत्य गायन के साथ ही जयकारों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। अनादिकाल से माँ भगवती गंगा अन्नकूट के महापर्व पर चलकर श्री गंगोत्री धाम से इस स्थान पे आती हैं। यहाँ पर रात्रि विश्राम माँ गंगा करती है। माँ पतित पावनी पुण्यशिला भगवती गंगा की डोली आज मुखवा मुखीमठ, जो कि गंगा जी का मायका भी कहते हैं, वहाँ पर विराजमान हो गई है। अब जो भी देश विदेश से श्रद्धालु होंगे वो माँ गंगा के दर्शन जो है शीतकालीन प्रवास मुखवा में सुलभ कर पाएंगे। अब पूरे शीतकाल तक मां यमुना की पूजा खरसाली और मां गंगा की पूजा मुखीमठ में होगी। भक्त करीब 6 महीने तक यही दर्शन पूजन करेंगे। उत्तरकाशी से मुकेश जगमोहन के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और श्रीनगर गढ़वाल में 2 दिवसीय मेले का समापन हो गया है। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को मंजू घोष अर्पित किए। और आपको बता दें कि इस मेले में पहले पशु बलि दी जाती थी, लेकिन अब भगवान शिव को मंजू घोष यानी कि ध्वज वाले निशान अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य केदारनाथ भगवान के पुनरुत्थान के लिए आए थे तो उन्होंने ग्रामीणों को भव्य आयोजन करने के आदेश दिए थे, और उसके बाद से हर साल श्रीनगर गढ़वाल में मेले का आयोजन होता है। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।